हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सब? पीछे वाले जितने भी प्रीवियस लेक्चर है वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, आपको अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे, चाहे वो आवेश का मात्रक हो, चाहे आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो। काफ़ी काम की चीज़ें साबित हुई है सारी, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, शायद हमने हेडिंग लगाई थी परारण विधि पढ़ रहे थे, है ना। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है परारण विधि। क्या है भैया? परारण विधि। इसको कहते हैं भैया इंडक्शन मेथड। क्या कहते हैं? इंडक्शन मेथड। तो देखो ये इंडक्शन मेथड क्या चीज़ होती है, परारण विधि क्या चीज़ है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा लिखवाएंगे, फिर पूरा समझाएंगे, है ना। तो देखो परारण विधि के अंदर होता क्या है, चाहो तो इसको लिख लो एक बार पहले। तो परारण विधि हेडिंग लगाओ, परारण विधि हेडिंग लगा लो और इसमें लिखो परारण विधि आवेशन की। देखो परारण विधि आवेशन की वह विधि है, परारण विधि आवेशन की वह विधि है, परारण विधि आवेशन की वह विधि है, परारण विधि आवेशन की वह विधि है जिसमें, परारण विधि आवेशन की वह विधि है जिसमें, इसके आगे लिखो, जिसमें किसी आवेशित वस्तु की सहायता से, देखो जिसमें किसी आवेशित वस्तु की सहायता से, परारण विधि आवेशन की वह विधि है जिसमें किसी आवेशित वस्तु की सहायता से किसी उदासीन वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श करवाए, किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श करवाए, किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श करवाए विपरीत आवेश से आवेशित किया जाता है। परारण विधि आवेशन की वह विधि है जिसमें किसी आवेशित वस्तु की सहायता से किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श करवाए विपरीत आवेश से आवेशित किया जाता है। ये भैया है आपकी परारण विधि की डेफिनेशन, है ना। अब देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले लिखो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट लिखो। अब एक बार बोर्ड पे देखो, उसके बाद लिखेंगे। स्थिति फर्स्ट के अंदर क्या होगा भैया, देखो कि जैसे हमारे पास दो कुचालक स्टैंड होंगे इस टाइप के। इस कुचालक स्टैंड पे हम दो चालक गोले रखेंगे, इस टाइप के चालक गोले, है ना, इस टाइप के। ये गोला, ये दूसरा गोला। ये देखो, ये जो गोला होगा वो आवेशित होगा और ये जो गोला होगा वो उदासीन होगा। तो इसमें होगा क्या, ये जो प्लस वाला आवेश है, अब अगर इस गोले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस गोले के अंदर धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में, क्योंकि उदासीन है। हम जानते हैं जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो ये धातु का गोला है, चालक गोला है, तो इसमें भी इसके अंदर परमाणु है, उन परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये उदासीन है, मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अब देखो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेंगे, इस प्लस वाले की ओर आकर्षित होंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर घूम सकता है, चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, स्वतंत्र रूप से घूमता है, लेकिन प्रोटॉन अपनी जगह से हिलता नहीं, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में परबल नाभिक के बल द्वारा प्रबलता से बंधे रहते हैं, बहुत ही दृढ़ता से बंधे रहते हैं। उनको मुक्त आसानी से कराया नहीं जा सकता, और अगर करा दिया तो तत्व ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही नंबर पे तत्व आता है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु के, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ आकर्षित होंगे और सारा ऋणावेश यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। देखो इधर, और जो धनावेश होगा वो इसके प्रतिकर्षण की वजह से यहाँ चला जाएगा। इसको थोड़ा आगे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा, है ना, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माइनस इधर आ जाएगा और प्लस उस तरफ चला जाएगा, है ना। देखो तो ये हुई स्थिति फर्स्ट, है ना। तो पहले ये डायग्राम बना लो दोनों, ये डायग्राम बना लो दोनों। वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लो पहले। स्थिति फर्स्ट लिख लो, दोनों डायग्राम बनाओ। अब इसके नीचे लिखो, इसको गोला ए और बी कह देना, है ना। अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो दो चालक गोलों को, या इसमें ऐसे लिख देना, दो सर्वसम चालक गोले, दो सर्वसम चालक गोले, दो
इसमें लिखो दो सर्वसम चालक गोले ए व बी, लिखो ए व बी हैं जिनको दो कुचालक स्टैंडों पर रखा गया है। दो सर्वसम चालक गोले ए व बी हैं जिनको कुचालक स्टैंडों पर रखा गया है, जिनको कुचालक स्टैंडों पर रखा गया है। इसमें लिखो जिनको कुचालक स्टैंडों पर रखा गया है। इसके आगे लिखो गोला ए धनावेशित, इसके आगे लिखो गोला ए धनावेशित व गोला बी उदासीन है। इसमें लिखो वे गोला बी उदासीन है, वे गोला बी उदासीन है। इसमें लिखो गोला ए धनावेशित व गोला बी उदासीन है। इसके आगे लिखो गोले ए की सहायता से गोले बी को पर्यटन विधि से आवेशित करना है। लिखो गोले ए की सहायता से गोले बी को, लिखो गोले ए की सहायता से गोले बी को, लिखो गोले ए की सहायता से गोले बी को, इसमें लिखो गोले बी को पर्यटन विधि से आवेशित करना है। इसमें लिखो पर्यटन विधि से आवेशित करना है, लिखो पर्यटन विधि से आवेशित करना है, लिखो पर्यटन विधि से आवेशित करना है। अब इसके बाद में लिखो, इसके आगे लिखो इसके आगे लिखो गोले ए के, इसके आगे लिखो गोले ए के धनावेश के, इसमें लिखो गोले ए के धनावेश के आकर्षण के कारण, लिखो गोले ए के धनावेश के कारण, या सॉरी ऐसे लिख देना कि गोले ए के धनावेश के, लिखो गोले ए के धनावेश के आकर्षण के कारण, लिखो आकर्षण के कारण, लिखो आकर्षण के कारण, गोले ए के धनावेश के आकर्षण के कारण गोले बी का ऋणावेश, लिखो गोले बी का ऋणावेश, इसमें लिखो गोले बी का ऋणावेश गोले ए की तरफ आ जाता है। इसमें लिखो गोले बी का ऋणावेश गोले ए की तरफ आ जाता है। लिखो गोले बी का ऋणावेश गोले ए की तरफ आ जाता है। लिखो गोले बी का ऋणावेश गोले बी की, या सॉरी इसमें लिखो गोले बी का ऋणावेश गोले ए की तरफ आ जाता है। इसके अंदर ऐसा लिखना था कि गोले ए के धनावेश के कारण गोले बी का, या इसमें इसके अंदर हमने क्या लिखा था कि गोले ए के धनावेश के आकर्षण के कारण गोले बी का ऋणावेश गोले ए की तरफ आ जाता है, ए की तरफ आ जाता है। वह गोले बी का धनावेश दूर चला जाता है, वह गोले बी का धनावेश दूर चले जाता है। चोरी को करेक्ट कर लेना, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, अगर पीछे रह गए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। तो इसमें ऐसा लिखना हमें कि गोले ए के धनावेश के आकर्षण के कारण गोले बी का ऋणावेश गोले ए की तरफ आ जाता है, वह गोले बी का धनावेश दूर चला जाता है। इसमें लिखो वह गोले बी का धनावेश दूर चला जाता है। अब देखो इसके बाद ये थी भैया स्थिति फर्स्ट, क्या थी स्थिति फर्स्ट। अब देखो स्थिति सेकंड में हम क्या करेंगे, ये पूरा एक बार दोबारा समझाऊंगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। कुचालक स्टैंड को ऐसा बना देना है ना, आपकी मर्जी। ये ए है, ये बी है ना, और इसके ऊपर ये प्लस है। यहाँ कौन है, माइनस है ना। और इस वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इस हिस्से को हम क्या कर देंगे भैया, भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे, है ना। देखो इस टाइप से भू संपर्कित कर देंगे। ये पहले डायग्राम बनाओ, ये पहले डायग्राम बना लो, ये कॉपी के अंदर बनाओ डायग्राम। एक भैया पढ़ाई शुरू कर देना आप समय के साथ, कोई लापरवाही नहीं करे, बहुत कम समय बचा है ना। वैसे 2-2.5 महीने लेट हैं क्योंकि 1 जून को क्लास स्टार्ट हो जाती, और अब की बार 15 अगस्त के बाद में लगभग, यानी और भी ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन अब ठीक है, हमें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है इस बार, वरना ना तो अच्छा रिजल्ट बन पाएगा, ना ही अच्छी नॉलेज मिल पाएगी। तो बहुत मेहनत करने की आपको आवश्यकता है ना। तो भैया ये डायग्राम बना लो, वीडियो को पॉज करके बना लो, है ना। अब इसके नीचे लिखो
इसके नीचे लिखो अब गोले बी को भू संपर्कित कर देते हैं। अब गोले बी को भू संपर्कित कर देते हैं। इसमें लिखो अब गोले बी को भू संपर्कित कर देते हैं। इसमें लिखो अब गोले बी को भू संपर्कित कर देते हैं जिससे, लिखो भू संपर्कित कर देते हैं जिससे, इसके आगे लिखो जिससे गोले बी का धनावेश, इसके आगे लिखो जिससे गोले बी का धनावेश, इसमें लिखो जिससे गोले बी का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। इसके आगे लिखो जिससे गोले बी का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। लिखो पृथ्वी में चला जाता है। लिखो अब गोले बी को भू संपर्कित कर देते हैं जिससे गोले बी का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, लेकिन गोले बी का ऋणावेश, इसमें लिखो लेकिन, इसमें लिखो लेकिन गोले बी का ऋणावेश, लिखो लेकिन गोले बी का ऋणावेश गोले ए के आकर्षण के कारण यहीं पर उपस्थित रहता है। या इसमें ऐसे लिख देना, इसमें ऐसे लिख देना लेकिन गोले बी का ऋणावेश, लेकिन गोले बी का ऋणावेश गोले ए के आकर्षण के कारण अपने स्थान पर ही विद्यमान रहता है। लेकिन गोले बी का ऋणावेश गोले ए के धनावेश के कारण अपने स्थान पर ही उपस्थित रहता है। इसमें लिखो अपने स्थान पर ही उपस्थित रहता है, अपने स्थान पर ही उपस्थित रहता है, अपने स्थान पर ही उपस्थित रहता है। ये स्थिति सेकंड थी भैया। अब देखो आ जाओ स्थिति थर्ड के अंदर। अब देखो भू संपर्कन हटा दिया और माइनस यहीं पर है अभी भी, है ना। पहले डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम बना लो। भू संपर्कन हटा दिया आपकी बार। अभी इसके नीचे लिखो अब, इसके नीचे लिखो अब, इसके नीचे लिखो अब गोले बी, इसमें लिखो अब गोले बी का भू संपर्कन हटाकर, या इसमें ऐसे लिख देना अब गोले बी का भू संपर्कन हटा देते हैं जिससे, इसमें लिखो अब गोले बी का भू संपर्कन हटा देते हैं जिससे, अब गोले बी का भू संपर्कन हटा देते हैं जिससे, अब गोले बी का भू संपर्कन हटा देते हैं जिससे, देखो भू संपर्कन हटा देते हैं जिससे, देखो जिससे गोले बी पर केवल ऋणावेश ही शेष रहता है। देखो जिससे गोले बी पर केवल ऋणावेश ही शेष रहता है। इसमें लिखो केवल ऋणावेश ही शेष रहता है। इसके नीचे लिखो अब गोले बी का भू संपर्कन हटा देते हैं जिससे गोले बी पर केवल ऋणावेश ही शेष रहता है। देखो जिससे गोले बी पर केवल ऋणावेश ही शेष रहता है। लिखो केवल ऋणावेश ही शेष रहता है। इसके पश्चात, इसमें लिखो इसके पश्चात, इसके आगे लिखो इसके पश्चात गोले बी को इसके पश्चात गोले बी को गोले ए से दूर ले जाते हैं। लिखो इसके पश्चात गोले बी को, लिखो गोले बी को गोले ए से दूर ले जाते हैं। लिखो इसके पश्चात गोले बी को गोले ए से दूर ले जाते हैं। इसमें लिखो दूर ले जाते हैं जिससे, इसमें लिखो जिससे गोले बी का संपूर्ण ऋणावेश, इसमें लिखो जिससे गोले बी का संपूर्ण ऋणावेश, इसमें लिखो जिससे गोले बी का संपूर्ण ऋणावेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, लिखो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण
देखो जिससे गोले बी का ऋण आवेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लिखो कि गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण एक समान रूप से वितरित हो जाता, स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, हो जाता है। इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो तथा, इसके आगे लिखो तथा गोला भी ऋणावेशित हो जाता है। इसके आगे लिखो तथा गोला भी ऋणावेशित हो जाता है। इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो तथा गोला भी ऋणावेशित हो जाता है। लिखो गोला भी ऋणावेशित हो जाता है। लिखो गोला भी ऋणावेशित हो जाता है। गोला भी ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब देखो ये बना दो, ये चित्र बना दो भैया। ये गोला भी है, ये चित्र और बना दो इसके नीचे, फिर एक लाइन लिखो। वीडियो को पॉज करके चित्र बना दो। अब इसके नीचे लाइन लिखो इस प्रकार, इसके नीचे लिखो इस प्रकार, इसके नीचे लिखो इस प्रकार, इसके नीचे लिखो इस प्रकार। पर्यटन विधि में किसी आवेशित वस्तु की सहायता से, इस प्रकार पर्यटन विधि में किसी आवेशित वस्तु की सहायता से किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श करवाए, किसी उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श करवाए विपरीत आवेश से आवेशित किया जा सकता है। लिखो विपरीत आवेश से आवेशित किया जा सकता है, विपरीत आवेश से आवेशित किया जा सकता है। बना दिया चाय पियोड़ा बात। हाँ देखो भाई, तो ये आपने डायग्राम बना लिया। अब ये आपके पर्यटन विधि कंप्लीट हो गई है। अब देखो इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं ना, ये तो हमने लिखा था कॉपी के अंदर, सारा कुछ ध्यान से देखना है आपको। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि आराम से आपको सोच विचार के जवाब देना है। आप वस्तु को आवेशित करते कैसे हो, कैसे वस्तु को आवेशित कर सकते हो आप, ये मैं बेसिक से अगर सवाल पूछूं तो अगर हमने ये दो विधियाँ नहीं पढ़ी होती तो आप कहते हैं कि सर हम घर्षण विधि के द्वारा वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, मतलब दो वस्तुओं को आपस में हम घर्षण करवा कर। 600 ईसा पूर्व दार्शनिक थेल्स ने भी ऐसा ही किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब आवेश को दो प्रकार का बताया तब भी उसने ऐसा ही किया था। हम भी आज ऐसे करते हैं कि प्लास्टिक की स्केल को सूखे बालों में रगड़ा और कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाने पर वो उनको आकर्षित कर लेती। ऐसा होता कि नहीं होता है, ये इसी से समझ में आएगा ऐसा होता। वास्तव में ऐसा होता क्यों है? तो देखो सबसे पहले आपकी घर्षण विधि, उसके बाद में आपकी चालन विधि, उसके बाद में आपकी है पर्यटन विधि। तो घर्षण विधि की आपको ये बात बता, सबसे खास बात क्या है? घर्षण विधि की सबसे खास बात यह है कि अगर आप दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हो तो दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आएगा वो परिमाण में बराबर होगा, लेकिन प्रकृति में कैसा होगा? विपरीत होगा। देखो कैसे, अगर मैंने इन दोनों को घर्षण करवाया और इस पर आया 2 माइक्रोकूलम प्लस का, तो इस पर आएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम, है ना? हाँ, एक इसके अलावा एक भाई वो मैंने आपको करवाया था ना, 1 कप जल में कितना धनावेश कितना ऋणावेश होता है, वो कैलकुलेशन मैंने कहा था चेक कर लेना, वहाँ प्लस आता आएगा, ध्यान रखना उसका, है ना? यानी 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम ऐसा कुछ आएगा उसके अंदर, है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना आप। अब देखो इसके अंदर ये 2 माइक्रोकूलम, ये आपके माइनस का 2 माइक्रोकूलम, दोनों को हमने आपस में घर्षण करवाया। अब देखो चालन विधि, अब देखो इसके बाद में पर्यटन विधि। तो घर्षण विधि की सबसे खास बात क्या है कि जब भी दो वस्तुओं को हम आपस में घर्षण करवाएंगे तो दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आएगा वो परिमाण में बराबर होगा और प्रकृति में विपरीत होगा। एक पे प्लस आएगा तो दूसरे पे माइनस में आएगा। ये बताओ चीज़ समझ आएगी नहीं? ये सबसे खास बात है। अब देखो चालन विधि की सबसे खास बात क्या है ये बताओ। चालन विधि में हम एक आवेशित वस्तु लेते हैं और इस आवेशित वस्तु को एक तार की सहायता से या तो स्पर्श करवा दे या एक तार की सहायता से जोड़ दे किसी उदासीन वस्तु से, तो क्या आवेश इसमें से इसमें जाएगा? तो कितना आवेश जाएगा सोच के बताओ।
कॉमन सेंस की बात है, एक पानी की भरी हुई टंकी है और एक पानी की खाली टंकी है, दोनों को पाइप से जोड़ दें तो पानी इस टंकी से इस टंकी में तब तक जाएगा जब तक दोनों के अंदर क्या बराबर नहीं हो जाता। सोचो देख, क्या एक भरी हुई टंकी किसे को एक पाइप की सहायता से खाली टंकी से जोड़ दे, दोनों बराबर ऊंचाई पर रखी हुई है तो क्या एक टंकी से पानी दूसरी टंकी में जाएगा तो क्या बराबर होगा बताओ आप? दोनों टंकियों में पानी बराबर होगा क्या, या दोनों में पानी का तल बराबर होगा? सोचो देखे ढंग से, दोनों टंकियों में पानी का तल बराबर होगा। पानी बराबर हो ये जरूरी नहीं है। पानी तभी बराबर होगा दोनों टंकियों में जब दोनों टंकियों का आकार और आयतन समान हो। आकार और आयतन क्या हो भैया? समान हो, तभी इस टंकी और इस टंकी में पानी बराबर होगा, अन्यथा पानी बराबर नहीं जाएगा। ये देखो आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो मेरे पास एक ऐसी टंकी है, मैंने यहाँ तक भरा इसको, है ना? ध्यान से देखोगे बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, शानदार चीज है। देखो देखिए, दोनों में पानी का तल कहाँ तक बनेगा? यहाँ तक बन गया। दोनों में पानी बराबर है क्या? देखो देखिए, इसमें तो इतना पानी है, देखो इसमें इतना सा ही। तो जब भी हम एक भरी हुई टंकी को दूसरी खाली टंकी के साथ किसी पाइप की सहायता से जोड़ते हैं तो दोनों टंकियों में पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, जो पानी का जो तल है वो बराबर हो जाता है। लेकिन पानी की मात्रा बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा ही आवेश वाड़े के अंदर होता है। आवेश में जो पानी का जो काम यहाँ पानी का तल करता है ना, वैसा इसमें एक होता है जिसका शब्द में प्रयोग किया जाता है विभव। उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम विभव कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, है ना? और पानी की जगह इसमें होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? या हम कह सकते हैं आवेश। अरे हम क्या कह सकते हैं? आवेश। तो ये क्या चीज़ है विभव? ये हम दूसरे चैप्टर के अंदर देखेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ देखो आप, अब यहाँ प्लस का आवेश आ रखा है, तो ये आवेश इस वस्तु में जाएगा क्यों? एक तो ये है कि पानी की भरी हुई टंकी से खाली टंकी को जोड़ेंगे, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ ऐसा वास्तव में क्यों हो रहा है? यहाँ तो हम जानते हैं कि ऊपर का पानी प्रेशर लगाता है और पानी इधर चला जाता है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। देखिए, तो एक चीज सोचो आप कि दो आवेश है आपस में, एक दूसरे के समीप रखे, एक प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू है। मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण होगा। तो ये दोनों आवेश क्या चाहेंगे कि इनके बीच में बल ज्यादा लगे या इनके बीच में बल कम लगे? ये आवेश ज्यादा खुश कब होंगे? जब ये ऐसे रखे हो या फिर ऐसे रखे हो। ज्यादा खुश कब होंगे? जाहिर सी बात है जब दूर दूर रखे होंगे तब ज्यादा खुश होंगे। क्यों? क्योंकि जब दूर रहेंगे तो इनके बीच में बल कम लगेगा। एक चीज बताओ आप कि हर एक चीज पर, इस प्रकृति की हर एक चीज संतुलन में रहना चाहती है। वो चाहती है कि मैं संतुलित रहूं, है ना? वो चाहती है कि मैं संतुलित रहूं। तो उसको संतुलित रहने के लिए ये जरूरी है कि उस पर बल कम से कम लगे। जैसे आप 24 घंटे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जब आप खड़े रहते हो तो पृथ्वी आपके ऊपर फोर्स लगाती है, आप पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगाते हो, इससे आपकी एनर्जी काफ़ी और ये काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है। तो इस समय आपके ऊपर बल ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब आप बैठ जाते हो तब उस समय पृथ्वी के द्वारा आप पर लगने वाला बल जो है वो कुछ कम हो जाता है ना? वो आपकी आकृति वगैरह की वजह से होता है। तो जब वो फोर्स इस प्रकार कम होता है, या आप अपना जो आपका जो मास है, सेंटर ऑफ मास है, वो आपका बदल जाता है। आपका जो मास है वो मतलब वही वितरित हो जाता है। मतलब उस क्षण है आपकी एनर्जी में लॉस कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर वस्तु ये चाहती है कि उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो, और एनर्जी कम से कम खर्च तब होगी जब बल कम से कम लगेगा, है ना? मतलब हर वस्तु ये चाहती है कि मेरे ऊपर कम से कम बल लगे, बल लगे नहीं, जीरो बल लगे, ताकि मैं संतुलित रहूं, है ना? कम से कम यानी कम से कम बल लगे वस्तु के ऊपर, कोई मिनिमम फोर्स। अब सोचो इन दोनों आवेशों के बीच में कम से कम बल कब लगेगा? आगे हमें कूलाम फोर्स पढ़ेंगे, उसमें हम ये चीज़ देखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। तो अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे, r है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ी तो बल घटेगा,
ये चीज़ बताओ समझ आएगी नहीं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ी तो बल घटेगा, बल घटेगा। बताओ चीज़ समझ आएगी नहीं। मतलब अगर आप किसी भी चालक वस्तु को आवेश देते हो तो वो आवेश एक दूसरे से दूर भागने लगता है। तब तक भागता है जब तक उसके बीच की दूरी सर्वाधिक नहीं हो जाती। जब सर्वाधिक हो जाती है तो उस समय बल कम हो जाता है। मतलब आवेश हमेशा उस स्थिति में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जिस स्थिति में उस पर बल कम से कम लगे, है ना। ये देखो इसके अंदर ये चीज़ बताओ समझ आएगी। अब मैं आपको कहूँ एक चालक वस्तु है, हम जानते हैं चालक पे आवेश गति कर सकता है, कुचालक पे आवेश गति नहीं कर सकता। तो एक चालक वस्तु है जिसको मैंने दो आवेश दे दिए प्लस प्लस वाले, पास पास दे दी। ये बताओ उछल के कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि इसको पता है कि इतनी वस्तु पड़ी है। ये चाहे तो एक दूसरे की दूरी बढ़ा सकते, तो मैक्सिमम दूरी कहाँ होगी इनके बीच की, यहाँ और यहाँ। तो एक आवेश यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा, है ना। मतलब ये गति करना लगे, आवेश फैल जाएगा। और अगर और ज़्यादा आवेश होते, चार होते, तो एक वापस यहाँ चला जाता, एक वापस यहाँ चला जाता। मतलब ये किसी वस्तु पर अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनके बीच की दूरी सर्वाधिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, नहीं इससे ज़्यादा मतलब ये वस्तु से बाहर चला जाएगा। और बाहर जाने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, कार्यफलन से ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं, है ना। अब बताओ समझ आया कि नहीं। अब ये वस्तु है, जब तक इसको तार से नहीं जोड़ रखा था, आगे आऊँगा धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, प्रेरण विधि तक आएंगे, तो आप ध्यान से सुनते जाओ बस। अब ये जो वस्तु है, इस वस्तु पे कौन सा आवेश है, धन आवेश। तार से नहीं जोड़ रखा है अभी, तो क्या धन आवेश कहीं पे जा सकता है क्या? ये अपने आप को इस हिसाब से वितरित करेगा कि इनके बीच की दूरी सर्वाधिक हो, है ना, और इनके ऊपर कम से कम बल लगे। लेकिन जैसे इसको चालक तार से जोड़ा जाएगा, इसको अपनी बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिल जाएगा कि अपने आप के बीच की दूरी बढ़ा सकता है। तो एक आवेश निकल के यहाँ भागेगा, दूसरा आवेश यहाँ जाएगा तो ये उसका विरोध करेगा, दूसरा आवेश यहाँ चला गया, तीसरा आवेश और गया तो ये इसका ये दोनों मिलकर इसका विरोध करेंगे। चौथा आवेश जब यहाँ गया तो ये तीनों मिलकर उसका विरोध करेंगे। यहाँ देखो कितना था, 1 2 3 4 5 6 था, यह तो 3 ही, देखो 3 तक ही। दो आवेश गए, उन दोनों ने तीसरे का विरोध किया, लेकिन तीसरा जबरदस्ती चला गया। अब देखो चौथा यहाँ से नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक जाने के बाद में इसका मैं एक दूसरा चित्र बना देता हूँ नीचे, देखो इस टाइप से। बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखो यहाँ 3 ही बचे और यहाँ भी 3 हो गए। अब चौथा इधर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ भी पहले से 3 है, अरे है कि नहीं, तो ये चौथा नहीं जाएगा और दोनों में बैलेंस हो गया। मतलब इधर भी आवेश बराबर, इधर भी आवेश बराबर, इधर का कोई आवेश इधर नहीं आ सकता, इधर का कोई आवेश इधर नहीं आ सकता। जैसे इसको मार्ग मिला ये सारे भागेंगे। मतलब चालन विधि के अंदर, शॉर्ट में बताता हूँ, चालन विधि के अंदर आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता क्यों है? स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण। किसके कारण? स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण। अब आप कहोगे सर यहाँ 3 आवेश है, यहाँ भी 3 है, तो चालन विधि की सबसे खास बात क्या हुई कि चालन विधि के अंदर दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण और प्रकृति में समान होता है, परिमाण और प्रकृति में समान होता है। ये चीज़ बताओ समझ आएगी नहीं। चालन विधि की सबसे खास बात क्या है कि दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आता है उसका परिमाण भी सेम होता है और प्रकृति भी सेम होती है। घर्षण विधि की क्या खास बात थी? परिमाण तो सेम होता था लेकिन प्रकृति विपरीत होती थी। लेकिन इसमें परिमाण में बराबर और प्रकृति भी विपरीत। लेकिन भैया परिमाण हर बार बराबर नहीं होगा, ये आपको धारिता वाले चैप्टर में डेरिवेशन के दौरान बताऊंगा। शानदार चीज़ होगी वो। मतलब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो परिमाण हमेशा सेम नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? वस्तु के आकार और आयतन पे। ये बिल्कुल वही चीज़ है, याद करो, पानी की टंकी वाले। मतलब दोनों वस्तुओं का विभव सेम हो सकता है, यानी पानी का तल, पानी मतलब आवेश दोनों में बराबर होगा ये जरूरी नहीं। ये तभी बराबर होगा जब दोनों वस्तुओं का आकार आयतन बराबर हो। आकार और आयतन क्या हो? दोनों का बराबर हो, तभी दोनों में आवेश आधा आधा होगा, वरना आधा आधा नहीं होगा। बताओ ये वाली चीज़ समझ आएगी नहीं होगी? बहुत आसान चीज़ थी। तो चालन विधि की सबसे खास बात क्या कि चालन विधि के अंदर जो दोनों वस्तुएं हैं उन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश की जो प्रकृति है वो समान होती, लेकिन आवेश का मान समान हो ये डिपेंड करता है वस्तुओं के आकार पर। अगर दोनों वस्तुएं एक जैसी, हर चीज़ बराबर है, तब तो दोनों पे आवेश आधा आधा हो जाएगा। मान लो मेरे पास एक आवेशित वस्तु होती, 2 माइक्रोकूलाम्ब आवेश होता, इसको मैंने किसी तार की सहायता से किसी उदासीन वस्तु से जोड़ दिया,
तो इस पर भी 1 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, इस पर भी 1 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। आगे आएगा न्यूमेरिकल आएंगे, इसके ध्यान रखना हमारे बहुत सारे, ये इसी वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा कहने वाले मतलब समय दे रहा हूँ मैं ना। तो इस पर भी 1 माइक्रो कूलाम आएगा, इस पर भी क्या आएगा 1 माइक्रो कूलाम। ये चीज़ बताओ समझ आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, एक वस्तु ऐसी है, दूसरी वस्तु ऐसी है, और ये देखो तार से जोड़ दिया, इस पर था 3 माइक्रो कूलाम या 4 ले लो, ये उदासीन थी। दोनों को जोड़ने के पश्चात दोनों पे 2-2 माइक्रो कूलाम आवेश हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का आकार आयतन बराबर नहीं हो सकता है। इस पे 3 माइक्रो कूलाम हो और इस पर 1 माइक्रो कूलाम भी बचे, है ना। तो इसमें होगा क्या, हमेशा जब चालन विधि में आप ये एक तार की सहायता से किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से जोड़ोगे, तो अगर आकार और आयतन बराबर है तो दोनों पे आवेश आधा आधा रह जाएगा। मतलब पहले अगर इस वस्तु पे 4 था तो दोनों पे 2-2 हो जाएगा। लेकिन आकार आयतन बराबर नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, दोनों पे आवेश बराबर हो। चालन विधि में ये जरूरी नहीं, लेकिन प्रकृति हमेशा ही सेम होगी, हमेशा सेम होगी प्रकृति। देखो इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, हमेशा। अगर इस पर प्लस है तो इस पर भी प्लस आएगा, इस पर प्लस है तो इस पर भी। लेकिन घर्षण विधि में हमेशा, घर्षण विधि में चाहे वस्तु का आकार आयतन कैसा ही हो, हमेशा परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत आवेश आएगा जब घर्षण करवाएंगे। क्या चीज़ समझ गए ना? अरे समझ आया कि नहीं आया? तो घर्षण विधि के अंदर आकार और आयतन की कोई समस्या नहीं है। कितनी बड़ी वस्तु कितनी छोटी वस्तु से घर्षण करा लो, दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में बराबर, प्रकृति में विपरीत होगा। जबकि चालन विधि में प्रकृति में तो हमेशा ही सेम होगा, मतलब या तो दोनों पर प्लस या दोनों पर माइनस, लेकिन परिमाण में बराबर हो, ये डिपेंड करता है उनका आकार और आयतन कैसा है। ये थी चालन विधि और घर्षण विधि। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और प्रेरण विधि के बारे में तो हमने इसके अंदर यानी पूरा का पूरा लिख लिया है। तो प्रेरण विधि क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम कल की क्लास में आपको समझाऊंगा सारा। एक बार दोबारा समझाऊंगा, एक बार आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अभी प्रेरण विधि वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो क्या शुरू हुआ है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद।